हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजारियस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने शुरू के 4 लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी के कंप्लीट कर दिए हैं और आप इसे एक एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सीरीज भी मान सकते हैं, ठीक है। और हमने शुरू के 4 लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, दीज ऑल टॉपिक्स वी हैव कवर्ड अंडर लेक्चर नंबर अंडर 4 लेक्चर्स। फाइन, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट lecture. This was a very important series for your prelims as well as for mains. अब इसका सिर्फ लास्ट लेक्चर बचा है, इसके बाद ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं और ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइन, एंड वन मोर रिमाइंडर इज दैट अगर आपने मेरी बैंकिंग सीरीज नहीं देखी, जरूर उसको देखिए। दैट इज वेरी गुड सीरीज, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट ओवर इट एंड आई वांट कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जिससे कि मैं और भी इकोनॉमिक्स की नई नई सीरीज लेके आऊँ। So without any delay, I am starting with the topic, and the first topic is different exchange rate system. Before that, let me tell you one thing. हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, मेन फंक्शन तो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है कि फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। ये तो आप समझ गए हैं कैसे, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया, सीआरआर, एसएलआर और ऑल दीस थिंग्स, एमसीआरआर सब में बताया, ठीक है। और उसको मैंने बताया कि वो जो मनी फ्लो है, वो फंक्शंस क्यों रहते हैं, जस्ट टू कंट्रोल द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। और आपने देखा कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक तरीके से एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा काउंटर करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, फिर दोनों को धीरे धीरे कम करना पड़ता है, दोनों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब मैंने पिछले 4 लेक्चर में बहुत ही डिटेल में गया हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 5 साल का पेपर उठा ले, 2018 से लेके पिछले 2013 तक भी उठा ले, बिकॉज पैटर्न तभी से चेंज हुआ था। सो आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सो आई विल ट्राई टू teach that question, मतलब teach that topic if you are not able to solve some question. But let me tell you one thing, मैंने पिछले 2013 से 18 तक सारे पेपर देखे, इसके बाद ही ये लेक्चर सीरीज मैंने बनाई है, ठीक है। और फिर वन मोर थिंग इज दैट कि अब जो लास्ट ऑब्जेक्टिव बचता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हमारी कंट्री में जो करेंसी रहती है, ठीक है, जो हमारी रुपये की जो वैल्यू है उसको स्टेबल रखता है। तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का आखिरी टॉपिक है, जिसको हम सेपरेटली कवर कर रहे हैं इन लेक्चर नंबर 5, बिकॉज ये दोनों टॉपिक तो आप समझ ही सकते हैं कितने ज्यादा रिलेटेड थे शुरू के 4 लेक्चर से और एक दूसरे से भी, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद स्टेबल रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं एक्सचेंज सिस्टम के अंदर। फाइन, सो लेट मी गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, या दिस इज द टॉपिक, ठीक है। सो देखिए, जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो पूरा ग्लोब है, उसमें 3 टाइप के एक्सचेंज सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। एक आता है पैक्ड सिस्टम, दूसरा आता है क्लीन फ्लोट सिस्टम और तीसरा आता है डर्टी फ्लोट सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लीन फ्लोट सिस्टम क्या होता है। देखिए, क्लीन फ्लोट सिस्टम वो होता है जिसमें जो करेंसी की वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसका ये फंक्शन नहीं है कि वो एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिटरमाइन करे, ठीक है। उसके सिर्फ और सिर्फ शुरू के 2 फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल, मतलब दैट मींस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को चेक करना। ये उसके 2 फंक्शन है, वहां की जो फेडरल रिजर्व है वहां के फंक्शन। और वो जो तीसरा वाला फंक्शन है वो कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई में उन्होंने छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर बहुत ज्यादा प्रिंट हो गए तो ऑटोमेटिकली उसकी डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। और अगर डॉलर बहुत कम हो गए तो उसकी ऑटोमेटिकली डॉलर की जो सप्लाई कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिसमें जो सिस्टम जिसमें करेंसी की वैल्यू घटनी और बढ़ानी डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दी गई, कंप्लीट मार्केट पे छोड़ दी गई है, उसे हम क्लीन फ्लोट सिस्टम बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके एंड फ्रांस, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सिस्टम आता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट इक्वल है। यहाँ पर आपने देखा स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था डिमांड एंड सप्लाई में, और वो कैपिटलिज्म का रूल भी है कि नो स्टेट कंट्रोल इन ऑल दीज थिंग। इसलिए आप अमेरिका जानते हैं कि इट इज अ मेन प्रपाउंडर ऑफ कैपिटलिज्म, तो उसने इसको फॉलो किया। लेकिन वहीं जो हमारा चाइना है वो कंप्लीटली इसके अपोजिट सिस्टम प्रपाउंड करता है, ठीक है। उसमें क्या है कि इसमें जो करेंसी रहती है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट का, मतलब यहाँ पर स्टेट डिसाइड करता है कि मतलब जो उनकी चाइनीज की जो वैल्यू है, जो चाइनीज जो करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो आपने देखा डिमांड सप्लाई ने डिसाइड कर लिया कि $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये डिसाइड हो गया माई डिमांड सप्लाई में। लेकिन यहाँ पर चाइना डिसाइड करेगा। चाइना ये भी रखता है कि $1 इज इक्वल्स टू 1 चाइनीज करेंसी, ठीक है। मतलब वहां का $1 मतलब वहां का मतलब जो भी करेंसी होगी उसका उसका मतलब $1 मतलब सेम है, मतलब $1 इज इक्वल टू 1 चाइनीज करेंसी। सो ये भी वहां का सिस्टम रख सकता है। वहां पर मतलब स्टेट डिसाइड करता है कि क्या रहेगा वहां की करेंसी की वैल्यू। और फिर इनके बीच में एक और सिस्टम आता है, आप सब जानते हैं, इंडिया है जो मिडिल क्लास एक्सेप्ट करता है। 2 लोग एक्सट्रीम रहते हैं और फिर इंडिया, हमारे बुद्धा साहब ने जो हमें मिडिल क्लास सिखाया वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डर्टी फ्लोट सिस्टम, ठीक है। अब डर्टी फ्लोट सिस्टम में क्या रहता है
कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने जो अपनी करेंसी की वैल्यू है 1991 से पहले हमारी जो करेंसी की वैल्यू थी वो भी पैक्ड सिस्टम के अंदर आती थी। मतलब उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि डॉलर की वैल्यू कितनी रहेगी एज कम्पेयर टू रुपीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप 1970s 75 की बात करें तो उस टाइम पे एक डॉलर वॉज इक्वल टू 24 रुपीज। लेकिन इसके बाद जैसे 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेते हैं तो उसके बाद हम उसे अपनी जो करेंसी रहती है उसे डिमांड एंड सप्लाई में छोड़ देते हैं। मतलब डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा कि क्या वैल्यू होगी रुपीज की, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो रुपीज की वैल्यू थी वो बढ़ के 30-35 के आसपास पहुंच गई थी डिमांड सप्लाई में। तो आप समझ सकते हैं कि दैट वाज नॉट अ रियल वैल्यू ऑफ रुपी, बल्कि हमने सिर्फ अपने मतलब जो स्टेट था हमारा, मतलब जो हमारी कंट्री थी उसने डिसाइड करके रखी थी। लेकिन अब यहाँ पर आपने सोचा फिर ये तो क्लीन फ्लोट सिस्टम टाइप हो गया, तो हम इसे डर्टी फ्लोट के बोलते हैं। डर्टी फ्लोट इसलिए बोला जाता है कि इसमें क्या रहता है कि आरबीआई की एक साइकोलॉजिकल रेंज रहती है, ठीक है। जैसे कि आरबीआई, ये साइकोलॉजिकल रेंज किसी को नहीं पता, सिर्फ आरबीआई को पता है। आरबीआई डिसाइड करती है कि उसकी साइकोलॉजिकल रेंज क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि आरबीआई की साइकोलॉजिकल रेट 80 रुपए, फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू 80 रुपए साइकोलॉजिकल रेंज है आरबीआई की। अगर इससे ऊपर रुपए, मतलब इससे नीचे रुपए की वैल्यू गिर गई तो फिर आरबीआई इंटरफियर करेगी, ठीक है। इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डर्टी। फ्लोट सिस्टम तो है लेकिन इसे आपने डर्टी बना दिया इंटरफियर करके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डर्टी फ्लोट सिस्टम। मतलब अगर मान लीजिए अभी इसे एक मतलब $1 इक्वल्स टू 74 रुपीज, और हमने क्या अज्यूम किया कि आरबीआई की साइकोलॉजिकल रेंज 80 रुपए। तो आरबीआई अभी तक आरबीआई ने इंटरफियर नहीं किया मार्केट में। आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा है कि पैसे गिर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, आरबीआई सेइंग नथिंग, बट आरबीआई इसे चलने दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 80 रुपए की जगह 81 रुपए लिमिट हो गई अब रुपीज की, ठीक है, तो अब आरबीआई इंटरफेयर करेगा। और किस तरीके से इंटरफेयर करेगा आरबीआई, जैसे कि वो हो सकता है कि मतलब रुपए को बेचना चालू कर दे या फिर उसे खरीद ले। मतलब इस टाइप के कुछ जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आरबीआई इंटरफेयर करता है मार्केट में। आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं आपको हल्का फुल्का जिस्ट दे रहा था एग्जांपल का, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं डर्टी फ्लोट सिस्टम। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पैक्ड सिस्टम, व्हाट इज क्लीन फ्लोट सिस्टम एंड व्हाट इज डर्टी फ्लोट सिस्टम। क्लीन फ्लोट सिस्टम जिसमें डिमांड सप्लाई रहती है, कंप्लीटली मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। पैक्ड सिस्टम जिसमें कंप्लीटली स्टेट या कंट्री डिसाइड करती है। एंड फाइनली देन डर्टी फ्लोट सिस्टम जिसमें कि एक साइकोलॉजिकल रेंज अगर ब्रेक हो गई तो उसके बाद स्टेट मतलब जो आरबीआई इंटरफेयर करती है। बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया। फाइन, तीनों अच्छी पावर्स को मैंने ले लिया। फिर इसके बाद अब हम आते हैं कि अगर सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीस क्या होता है। जैसे कि अभी लोग बोल रहे हैं रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। रुपी जब एप्रिशिएट करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। सो वी विल स्टडी कि हाउ रुपी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एप्रिसिएशन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, और आपका पेट भी भरा हुआ है या फिर आधा खाली है, ऐसा मान लेते हैं आधा खाली है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि उसमें से एक दो वैल्यू मतलब एक दो एप्पल लोगों को दान में दे दें, ठीक है। एक दो एप्पल आप लोगों को दान में दें क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एप्पल है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब आप आधे, वो ये पेट का आपका जो आधा खाली था, लेकिन इस बार आपका सिर्फ 2 एप्पल है, और अब इस बार आप एक एप्पल दान में नहीं देंगे बिकॉज अब आपको एप्पल की वैल्यू बढ़ गई। आप समझ गए कि नहीं यार मेरा भी पेट खाली तो मुझे दोनों एप्पल खाने ही पड़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल हो गया। अब इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज में। देखिए, अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, डॉलर बहुत ज्यादा आ गया, मतलब डॉलर बहुत ज्यादा आ गया, इसका डॉलर बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है कि रुपी बहुत कम हो गया है। अब रुपी कम हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ने स्टक आउट कर लिया रुपी, इसका मतलब ये है कि डॉलर ही बहुत ज्यादा रख दिया गया। ऐसा जरूरी थोड़ी है जब रुपी स्टक आउट करेंगे तभी डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगी, जैसे मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं एफडीआई लाओ, इंडिया में इन्वेस्ट करो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उससे बहुत ज्यादा डॉलर आ गए, ठीक है। अब रुपए तो उतने ही थे लेकिन डॉलर बढ़ गए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, डॉलर की वैल्यू ज्यादा होगी कि रुपीज की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्वियस है रुपीज की वैल्यू ज्यादा होगी बिकॉज रुपीज कम है एज कंपेयर टू दैट एप्पल एग्जांपल की। अब 2 रुपए, अब 2 एप्पल है और 10 एप्पल है, तो अब यहाँ मतलब डॉलर की जगह 10 एप्पल हो गए और हमारे पास जो रुपीज है वो 2 एप्पल के बराबर हो गए। तो यहाँ रुपीज की वैल्यू बढ़ गई, रुपीज की वैल्यू बढ़ गई मतलब कि रुपी एप्रिशिएट कर गया, ताकतवर हो गया एज कंपेयर टू डॉलर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब यहाँ पर जो लोगों का मिसकंसेप्शन होता है वो और प्रूव करता हूँ। देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज का मतलब ये नहीं है कि $1 इक्वल्स टू 74, फिर $1 इक्वल्स टू 75, ये तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज है। वो कैसे, बिकॉज देखिए, अगर कोई मान लीजिए किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में, अगर वो पहले $1 दे रहा था उसे 74 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 74 रुपीज मिल रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब वो 1 साल बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए आता है और इस बार उसने $1 की जगह उसे
₹75 मिले, तो उसे तो यहाँ पर ज्यादा रुपए मिल गए, मतलब ज्यादा रुपए मिल गए, ज्यादा चीजें मिल गई, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, ज्यादा चीज आपको मिल गई तो मतलब इसकी वैल्यू कम है, तभी आपको ज्यादा चीज मिल रही है। अब आपको एप्पल का मैकबुक या फिर आईपैड ये सब तो बहुत सस्ते में या बहुत आराम से नहीं मिलता ना, वो तो बहुत मेहनत करके ही मिलता है। लेकिन लेनोवो और जो बाकी डेल कंपनीज है उनके, नॉट डेल बट लेनोवो एंड ऑल, एचपी एंड ऑल, उसके तो लैपटॉप बहुत ही आराम से मिल जाते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो आप, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप भूले ना, बिकॉज लोग इसमें यहाँ पर मतलब एक्सटेंड पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। इसलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ कि आप समझें, आप चीजों को समझें। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जैसे ही, मतलब एप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा कि रुपए की जो वैल्यू है वो नंबर्स में कम हो। मतलब फॉर एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि $1 पहली बार कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लाया, ₹74 मिले, अगली बार ₹75 मिले, ₹75 मतलब रुपीज ज्यादा मिल गए, तो मतलब उसकी वैल्यू कम है, मतलब ये डेप्रिसिएशन है। अब लेकिन अब वो उसके बाद एक और साल बाद आया, इस बार लेकिन उसे ₹73 मिले। ठीक है, ₹73 मिले मतलब उसे कम कम रुपीज मिले, मतलब अब रुपीज की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए आपको कम मिली। अगर हमारे रुपीज की वैल्यू घट जाएगी तो आपको रुपीज ज्यादा मिलते। ठीक है, तो आप ये दो एग्जांपल्स याद रखिएगा कि एप्पल वाला और ये एक बंदे के आने वाला। ठीक है, तो आप समझ गए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या होता है। और डेप्रिसिएशन भी आपको यहीं पर समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी से जो डॉलर है बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है, अगर डॉलर बहुत ज्यादा चला गया तो मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी में डॉलर कम हो गया। ठीक है, अब याद रखिए फिर से एप्पल वाला एग्जाम्पल, अब एप्पल कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और हमारे यहाँ जो रुपीज की वैल्यू घट गई। अब समझ गए ना, अब डॉलर की वैल्यू घट गई, मतलब $1 इक्वल टू 76 रुपीज भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। अब देखिए, अब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज के कुछ इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं इकोनॉमी में, और दोनों के दोनों इंपैक्ट मतलब क्रॉसिंग है, मतलब वाइस वर्सा है। फॉर एग्जांपल अगर एप्रिसिएशन होता है रुपी में, तो एप्रिसिएशन होने से हमारे यहाँ इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे। कैसे इंपोर्ट चीपर होंगे, एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो मुकेश अंबानी साहब हैं, वो $1 दे के पहले $1, मतलब $1 उन्हें मान लीजिए कि ₹50, उस टाइम पे $1 की वैल्यू ₹50 थी। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ न्यूट्रल वैल्यू हम $1 इक्वल टू ₹50 समझ रहे हैं, और उस टाइम पे वो बाहर से आयरन स्टील खरीदते थे। अब मान लीजिए कि हमारा रुपी अप्रिशिएट कर गया, रुपी अप्रिशिएट कर गया मतलब नंबर के टर्म्स में उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब $1 इक्वल टू हो जाएगा ₹45। ठीक है, तो पहले वहां पर उन्हें $1 खरीदने के लिए कितने देने पड़ रहे थे, ₹50। अब लेकिन सिर्फ उन्हें अपने पॉकेट से ₹45 देने पड़ रहे हैं, तो ₹5 तो बच गए ना, मतलब हमारे इंपोर्ट्स चीपर हो गए। समझिए इंपोर्ट कैसे चीपर हुआ। और इसके बाद दूसरा आता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कैसे कम हो जाता है, वो सिंपल सी बात है कि अब पहले मान लीजिए, देखिए अब मैक्स ऑफ द चीजें तो हमारे यहाँ जो डिपेंड करती है वो ऑयल प्राइस से डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, हम जो ऑयल है वो भी सस्ते दामों पे मतलब वो करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले जैसे मान लीजिए ऑयल हम ₹30 में खरीद रहे थे, अब ₹25 में ऑयल खरीदेंगे। क्यों, आप समझ रहे हैं कैसे ₹25 में, क्यों, बिकॉज रुपीज की वैल्यू घट गई है। ठीक है, जब मान लीजिए हमारे यहाँ अब ट्रेवलिंग में 99% ऑफ द ट्रेवलिंग में ऑयल यूज होता है, तो ऑटोमेटिकली जगह जगह चीजों के प्राइस कम होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो प्राइस बढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हैं ट्रेवलिंग की वजह से। बाकी हमारे फैक्ट्रीज तो बहुत हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो गया, आपने देखा एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज की वजह से। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा मिलता है कि एक्सटर्नल डेब्ट भी कम होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ जो लोन लेके रखा है हमने, अब वो भी हमारे यहाँ थोड़ा मतलब रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, सिंपल सी फिर वही बात रहती है, $1 ₹50 वाला एग्जांपल लो। पहले हम मतलब हमें एक डॉलर चुकाने के लिए, मतलब $1 देने के लिए ₹50 का इस्तेमाल करना पड़ता था इंडियन रुपीज का, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ ₹45 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ₹5 बचाया ना, तो हमारे मतलब जो एक्सटर्नल डेब्ट है उसका प्राइस भी कम हो गया। लेकिन इसके दो बहुत ही बड़े नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। क्या दो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही महंगा हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है। और फिर दूसरा सबसे बेकार चीज होती है कि हमारे यहाँ एफडीआई कम हो जाती है। अब एफडीआई कैसे कम हो जाती है, फिर एक्सपोर्ट वाला तो आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए एफडीआई कैसे कम होती है। एफडीआई देखिए, मान लीजिए पहली बार, जैसे मैंने आपको याद करिए वो ₹75 वाला एग्जांपल दिया था, पहली बार जो बंदा आया था उसको ₹75 में, मतलब उसने $1 यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उससे ₹75 मिल गया। ठीक है, तो उसने ₹75 में ज्यादा चीजें खरीदी होंगी। मान लीजिए वो इस बार 5 साल बाद आता है और $1 की वैल्यू ₹80, और मतलब नॉट ₹80, नॉट ₹70 हो गई है, मतलब कि हमारा रुपया अप्रिशिएट हुआ है। तो पहले उसने जब ₹75 से जब इंडिया में मिले थे तो उसने ₹5 की एक्स्ट्रा चीजें खरीदी थी, लेकिन अब उससे ₹5 कम मिले थे, तो कम चीजें खरीदेगा, तो वो बाकी जाके बोलेगा नहीं यार, इंडिया में तो अब 75 की जगह ₹70 मिल रहा है, तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, रहने तो मत इन्वेस्ट करो। ओके, तो इसे इसे हम बोलते हैं कि एफडीआई सफर कर गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज में, उसके क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, इसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, मतलब अब हम चीजें बहुत ही आराम से बाहर सस्ते में बेच सकते हैं। क्यों,
ठीक है, अब क्वेश्चन तो आना चाहिए क्यों हम जब मान लीजिए अब हमें वो ज्यादा मतलब मिल रहा है, बिकॉज इफ वी आर गेटिंग मोर ऑफ द मनी सो वी कैन एक्सपोर्ट इजिली, वाई बिकॉज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एफडीआई। ठीक है, कैसे एफडीआई से कनेक्टेड है, देखिए अभी अभी आपने देखा कि $1 की जगह $75 मिल रहे थे, फिर $70 मिला तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब $80 मिलेंगे तो फिर से अपने दोस्तों को बोलेगा कि नहीं यार इंडिया में तो 75 $80 मिल रहे हैं, आओ 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 सब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर जब हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट चालू होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, फैक्ट्रीज बनेंगी, जब फैक्ट्रीज बनेंगी तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें ज्यादा आएंगी, ज्यादा चीजें आएंगी तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ एफडीआई कनेक्टेड टू एक्सपोर्ट में, यहाँ पर भी आप उसे उससे कनेक्टेड कर लीजिएगा और ये आपका काम है, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, मेरे लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं एक्सप्लेन करना, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी केपेबल बने चीजों को सेल्फ एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव इंपैक्ट हुए, और इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज के, वो बिल्कुल वाइस से वर्सा होंगे एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज के। लाइक इंपोर्ट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट्स महंगे क्यों हो जाएंगे, बिकॉज पहले जो हम चीज यहाँ पर आपने देखा कि पहले मुकेश अंबानी जी ने क्या किया था, उन्होंने $50 खर्च करते थे $1 के लिए, लेकिन अब वो $55 खर्च करेंगे क्योंकि $5 तो डॉलर बढ़ गया, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, मतलब रुपीज की जो नंबर में वैल्यू बढ़ गई है, मतलब 50 से 55 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि $5 एक्स्ट्रा उनकी जेब से जा रहे हैं। इन द सेम वे इन्फ्लेशन विल इंक्रीज एंड एक्सटर्नल डेप्ट विल ऑल्सो इंक्रीज इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। आई हैव ट्राइड टू गिव 2 एग्जांपल्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक फॉर 10 मिनट्स एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार बोल सकते हैं, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने आपको एट द एंड बताया था, मतलब एट द स्टार्ट बताया था कि मैं बताऊंगा कि आरबीआई कैसे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को रोकती है। ठीक है, तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को रोकने के लिए आरबीआई ने, सबसे पहले तो हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं इंडिया में एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज हो वो बहुत ही मतलब यूनिक केस होगा, मतलब यूनिक ईयर होगा जिस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि डॉलर की वैल्यू घट रही है एज कम्पेयर टू रुपीज। आप सब जानते हैं इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन टुडेज स्टांस, मतलब पिछले अगले 10-15 साल तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन 2004 में ऐसा हुआ था। 2004 में एकदम से हमारे यहाँ डॉलर की बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। डॉलर की इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी कि रुपीज की वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी, मतलब इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि हमारे जो एक्सटर्नल डेप्ट है, आप सब जानते हैं क्या क्या लॉस होगा अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज का, कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करना और एफडीआई मतलब बहुत ही ज्यादा वो हो गई थी, मतलब एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे हम, साथ ही साथ एफडीआई तो आना ही बंद हो गई थी, इतना ज्यादा अप्रिसिएट हो गया था रुपीज डॉलर की इनफ्लो की वजह से। तो उस टाइम पे फिर आरबीआई ने मतलब क्या किया, फिर आरबीआई ने रुपीज को बेचना, मतलब डॉलर को खरीदना चालू किया। आप देखिए, आपने देखा यहाँ पर इनफ्लो ऑफ डॉलर था इसलिए अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज हुआ। तो अगर हम इस डॉलर को सक आउट कर लें तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ द डॉलर, मतलब यहाँ पर आउटफ्लो चाहता है आरबीआई की हम करें, ना कि वो खुद अमेरिकन करे। तो आरबीआई ने क्या किया, यहाँ खुद ही रुपीज को खरीदना, मतलब दैट मीन्स डॉलर को खरीदना चालू कर दिया। लेकिन डॉलर को कैसे खरीद रही थी, रुपीज को बेच के, मतलब जैसे मान लीजिए $1 की वैल्यू उस टाइम पे $50 हो गई थी, आरबीआई बोल रही थी कि ये $50 हम आपको दे रहे हैं, आप डॉलर हमें बेचना चालू कर दो। लेकिन ऐसा करते करते आप समझ सकते हैं कि आरबीआई ने बहुत ज्यादा रुपीज इंडियन मार्केट में डाल दिया होगा। ठीक है, मतलब जो उसने मतलब अब क्या किया, डॉलर तो उसने सकआउट कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा इंडियन रुपीज डाल दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया, और ऊपर से रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई। तो अब उस टाइम पे अब आरबीआई को क्या प्रॉब्लम आई, अब आरबीआई को दोबारा ये जो इतना ज्यादा रुपीज आ गया था इंडियन मार्केट में उसको भी सकआउट करना था, लेकिन जब दोबारा उसको सकआउट करती तो दोबारा डॉलर को डालना पड़ता, तो आरबीआई डायलेमा में आ गई थी। तो उस टाइम पे फिर आरबीआई ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की 2004 में, जिसका नाम था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, इस स्कीम में क्या किया जाता है कि आरबीआई मतलब जो एक्सेस ऑफ रुपीज है, देखिए अब यहाँ पर आरबीआई एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा यूज करेगी, बोलेगी कि हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो आप हमें पैसा दे दो, और वो उस पैसे को हम अपने कंटिजेंसी फंड में रख देंगे, मतलब वो पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट रेट जरूर देते रहेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इससे क्या हुआ कि हमारी जो आरबीआई थी उसने एडिशनल मनी सक आउट कर लिया। ठीक है, और एट द एंड आरबीआई ने मतलब इन लोगों को वो जो इंटरेस्ट रेट था
जो इंटरेस्ट रेट था वो भी देना चालू कर दिया। लेकिन अब आप यहाँ पर समझेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे ही हो गया, मतलब सिक्योरिटीज बेची और फिर इंटरेस्ट रेट दे दिया, बस यहाँ पर थोड़े ज्यादा टाइम के लिए विथहोल्ड कर दिया, वहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में ज्यादा टाइम के लिए विथहोल्ड कर दिया। तो डिफरेंस क्या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में और ओपन मार्केट ऑपरेशन में? देखिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में ये डिफरेंस है कि देखिए आपने देखा कि शुरू शुरू में जब आरबीआई ने देखा होगा कि रुपीज बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो आरबीआई ने शुरू में तो मतलब अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन ही लगाया होगा, तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की होगी और इंटरेस्ट देना चालू कर दिया होगा और सेम बोला होगा कि हम आपको बहुत टाइम बाद पैसे वापस करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, मतलब गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज ही नहीं थी बेचने को, तो एडिशनल मनी कैसे सक आउट किया जा सकता था? ठीक है, इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि एडिशनल मनी से अकाउंट किया जाए। अब आप बोलेंगे कि नहीं सीआरआर बढ़ा सकते थे, एसएलआर बढ़ा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पकड़ रही थी, इकोनॉमी जो थी हमारी ग्रोथ पकड़ रही थी, और गवर्नमेंट उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी तरीके से नीचे जाए, तो इसलिए सीआरआर और एसएलआर का तो ऑप्शन ही हटा दिया गया था। तो इसलिए फिर नई स्कीम लाई गई जिसके अंदर गवर्नमेंट ने आरबीआई को अलाउ किया कि आप हमारे नाम पे भले हमें लोन की जरूरत हो या ना हो, मतलब क्या था कि जो पहले की सिक्योरिटीज में क्या था, जो पैसा था, जो सिक्योरिटीज बेच के वो पूरा पैसा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत ही नहीं थी तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बेचने की क्या जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई सिक्योरिटी लाई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर, ठीक है, जिसमें जो पूरा पैसा रहेगा वो गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा, आरबीआई अपने पास रख लेगा, बिकॉज अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा दोबारा गवर्नमेंट के पास जाए तो दोबारा स्कीम के तौर पर तो दोबारा मार्केट में ही आता है ना, हो जाता तो वही फाइन। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया कि आप नई सिक्योरिटीज इशू किएगा हमारे नाम पे, आप एक्सेस ऑफ मनी मतलब खींच लीजिए और उसके पैसे हमें नहीं दीजिएगा, ठीक है, उससे बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और ऊपर से यहाँ पर कोई मतलब फिक्स क्लॉज नहीं होता है कि आपको मतलब इतने टाइम पे पैसा वापस किया जाएगा, जब आरबीआई विल थिंक इट इज फाइन द मार्केट विल वर्क विद दिस मनी, मार्केट रिक्वायर दिस मनी, जब आरबीआई ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेंड कर देगा ये मनी, ठीक है। और इसके बाद यही सेम कॉन्सेप्ट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में रिवाइव किया गया था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट 2004 का है, लेकिन क्यों अभी पढ़ाया, बिकॉज पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में बोला गया कि जो एक्सेस ऑफ मनी आ गया बैंकिंग सिस्टम में, आरबीआई दोबारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को यूज करके सक आउट कर सकता है, सेम मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इशू करेगा, बहुत टाइम के लिए रखेगा, इंटरेस्ट देगा और गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे दोबारा रिवाइव किया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आरबीआई एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को कैसे रोक सकती है, लेकिन पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में दोबारा आया इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। And finally, at the end, last slide of this lecture. So don't be just panic. थोड़ा सा बस 4-5 पॉइंट है उसे अच्छे सुन लीजिए, आपका बहुत ही भला होने वाला और मेरा भी, बिकॉज मैंने भी काफ़ी अच्छा ट्राई किया है इन पीपीटीज के ऊपर और आपको अच्छी सी डिलीवरी देने के लिए ऊपर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को कैसे रोका जा सकता है? देखिए सबसे पहला तो स्टेप आरबीआई के पास ये है कि आरबीआई अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुआ मतलब क्या हुआ, फिर से रिवाइज करो, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज का मतलब ये हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमी थी उससे डॉलर खत्म हो गया, ठीक है। कोई अगर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बोले तो आप ऐसा मत समझिएगा कि 74 से 75 वैल्यू हो गई या 80 वैल्यू हो गई, आप समझिए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी से पूरा पूरा जो पैसा है मतलब डॉलर है वो बाहर चला गया है, और एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज का मतलब ये होता है कि बहुत सारा डॉलर इंडियन इकोनॉमी में आ गया है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज का मतलब हो गया है कि हमारे यहाँ डॉलर की कमी है, तो आरबीआई क्या करेगी कि जो मतलब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है उससे बहुत ज्यादा डॉलर बेचना चालू कर देगी, मतलब मार्केट में निकालना चालू कर देगी, बोले कि ये लो डॉलर फ्री में, ये लो डॉलर फ्री में, इस तरह से निकालना चालू कर देगी, लेकिन एक लिमिट होगी उसकी, ठीक है। मतलब 6% से ऊपर मतलब 6% से ऊपर जो कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आरबीआई यूज नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज अगर ऐसा करेगी, अगर आरबीआई मतलब डिप्रिसिएशन को रोकना चाहेगी और पूरा ही मान लीजिए उसने पूरा डॉलर बेच दिया, तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वही 1990 वाला क्राइसिस हो जाएगा कि हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए, तो वी डोंट वांट दैट, इसलिए 6% की लिमिट रखी गई है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए एनआरआई जो डिपॉजिट करते हैं हमारे यहाँ, जो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं इंडियन बैंक्स में, वो डॉलर के फॉर्म में करते हैं, तो हो सकता है कि कई की लिमिट मतलब खत्म होने वाली, मतलब उनका फिक्स डिपॉजिट का टाइम खत्म होने वाला, तो उस टाइम पे आरबीआई बोल सकती है बैंक्स को कि इनके ऊपर आप इनको इंटरेस्ट रेट देना ज्यादा चालू कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप 10% इंटरेस्ट रेट दे रहे हो तो आप इनको बोल दो कि हम आपको 15% इंटरेस्ट देंगे अगर आप अपने ये अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में रोके रख सकते हैं, जितना है एटलीस्ट उतना तो रोके रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। कैसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है? जस्ट बिकॉज कि आपने अभी के लिए तो रोक लिया पैसों को, लेकिन व्हाट अबाउट जब इनका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगा? आपने सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए रोका होगा ना, या 3 साल के लिए रोका होगा, या 7 साल के लिए रोका होगा, लेकिन 7 साल बाद तो ये दोबारा पैसे निकालेंगे, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल एक साथ ही बहुत सारा पैसा निकल जाएगा ना, सारे के सारे एनआरआई एक साथ पैसा निकाल लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। फिर तीसरा ये है कि देखिए कॉर्पोरेट्स को क्या रहता है कि कमर्शियल बोरिंग के ऊपर उनकी मतलब अलग से एक
लिमिट रहती है कि मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी जो कंपनी है उसका 10% बोरो कर सकते हैं, 5% बोरो कर सकते हैं, या इतने करोड़ बोरो कर सकते हैं, इतने लाख करोड़ बोरो कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डिप्रिसिएशन में क्या होगा कि डॉलर की कमी हो गई। तो अब यहाँ पर आरबीआई बोल सकती है कमर्शियल जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, मुकेश अंबानी लोगों को, कि सर अब आपकी जो लिमिट थी हम बढ़ा रहे हैं, मतलब आप 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा फायदा होगा, मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग आना चालू होगी। लेकिन ये भी इफेक्टिव स्टेप नहीं है, जस्ट बिकॉज की फ्यूचर में चांसेस है कि ये पैसा भी जा सकता है। इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को ईज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जैसे कि अभी इंश्योरेंस सेक्टर में 49% की बस इन्वेस्टमेंट है, और लोग मतलब जो बाहर के लोग इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन 49% की बस एफडीआई लिमिट है। तो लोग सोचते हैं कि सर मैनेजमेंट तो मिलेगा ही नहीं, हम इंडिया में क्यों आए। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इसको बढ़ा के 51% कर सकती है, 74% कर सकती है, कंप्लीट 100% भी कर सकती है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल ईज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाएगी। और एट दी एंड रैशनिंग ऑफ डॉलर कर सकते हैं। रैशनिंग ऑफ डॉलर का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप डॉलर को एसेंशियल कमोडिटीज को इंपोर्ट करने के लिए ही मंगवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप गोल्ड के लिए डॉलर का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि हम गोल्ड के लिए मतलब डॉलर देंगे ही नहीं, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस टाइप के एपिसोड मतलब वो ले सकते हैं, मतलब जो जो चीजें एसेंशियल होंगी जैसे ऑयल है या फिर आयरन स्टील है, सिर्फ वही चीजें मंगवाएंगे, बाकी चीजें नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आरबीआई डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को रोक सकती है, बट मोस्ट ऑफ द सोल्यूशंस आर शॉर्ट टर्म। आरबीआई के पास अभी तक कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट इन द मेजरली ऑयल में और डिफेंस में, बिकॉज हमारा जो मेजरली मतलब जो हम मतलब पैसा खर्च करते हैं फॉरेक्स, वो ऑयल में और डिफेंस पे खर्च कर देते हैं। अगर आप डिफेंस और ये अपने ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो आरबीआई को इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से फेडरल रिजर्व की तरह पॉलिसी बनाएगी, अपने बाथरूम में बैठ के भी पॉलिसी बनाई जा सकती है। ओके, बट अभी आपके लिए तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि आप डिफेंस और डिफेंस जो इंपोर्ट करते हैं उसको कट करें, और साथ ही साथ जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको कट करें। उसके लिए तो एक अलग ही सोल्यूशन है, दैट वी विल डिस्कस, वी विल गेट सम टाइम। फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ द सीरीज, and we have completed whole of our monetary policy series. In this series we had covered all these important topics. मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स कवर में आए होंगे, समझ में आए होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय बैंकिंग सीरीज, दैट इज ऑल्सो अ गुड सीरीज एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पिलर के बारे में बताया था कि अगर आपको प्रीलिम्स में अगर इकोनॉमिक्स में मार्क्स चाहिए जिसमें जहाँ घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, बट जो घुमावदार क्वेश्चन आते हैं वो मेजरली 3 से 4 टॉपिक से आते हैं। पहला रहता है हमारा बैंकिंग, दूसरा रहता है फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, वो सीरीज आपके सामने बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ये सीरीज आप देख ही रहे हैं, तीसरा टॉपिक है जिससे घुमावदार क्वेश्चन आता है। चौथा इन्फ्लेशन, आई विल ट्राई कि इन्फ्लेशन भी मैं कंप्लीट करूँ फ्यूचर में अगर मुझे चांस मिले। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड आई विश कि आपको सीरीज बहुत पसंद आई होगा। सीरीज अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूले। थैंक यू नाइस डे फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सीरीज। रेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।